लास्ट टाइम हम कैटरेट के मतलब बात कर रहे थे कि कैटरेट कितनी किस्म की होती है, किस उम्र के लोगों को होती है और किन किन लोगों को ज़्यादा होती है, किन किन लोगों को कम होती है कैटरेट, यानी आँख का जो लेंस है वो धुंधला हो जाता है। इधर तक हमने एक वीडियो बनाई थी। तो आज हम सोच रहे थे कि इसके बाद हम जब कैटरेट की सर्जरी करते हैं उसके बाद ये क्या इफेक्ट्स होते हैं। तो कैटरेट की सर्जरी हम जब करते हैं उसके बाद कौन कौन सी चीज़ें हमारे दिमाग में आनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें पता होना चाहिए कि जब कैटरेट सर्जरी करेंगे तो पेशेंट की हमने क्या क्या एवेलुएशन करनी है। नंबर 1 तो हमने जो हिस्ट्री लेनी है उस पर हमने शुगर, ब्लड प्रेशर, उसके सारे असरार लेने हैं। जिस पेशेंट को शुगर है, ब्लड प्रेशर है और जिसको कोई इन्फेक्शन है आँख का या जिस्मानी कोई इन्फेक्शन है तो उसमें ज़्यादा चांसेस हैं। और वैसे भी अगर आँख में कुछ भी नहीं है तो एक हमने स्टडी की थी कि जो जिस बंदे को कुछ भी नहीं है आँख में उसके हमने कल्चर कराए थे, उसमें भी बेशुमार माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए थे और वो किसी भी बंदे को कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि बंदे की किस्मत काफ़ी उसमें रोल प्ले कर रही होती है। जो सेकंड फैक्टर है वो है इंस्ट्रूमेंट का फैक्टर और थर्ड फैक्टर जो है वो है सर्जन का स्किल और फोर्थ फैक्टर है इक्विपमेंट कि आपका इक्विपमेंट कैसा है, सर्जन एक्सपीरियंस्ड कितना है और पेशेंट का स्टेटस क्या है और बल्कि जिस इन्वायरमेंट में आप कर रहे हैं सर्जरी उस थिएटर का माहौल कैसा है, क्या वो प्रॉपरली ऑटोक्लेव्ड है, सारी चीज़ें जो सामान आपने तैयार करना है वो सारा सही है और आपने पेशेंट की हिस्ट्री और मैनेजमेंट और उसकी जो आँख की प्रिपरेशन ठीक की है, इस पे सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी। और अल्टीमेटली जैसे मैं कहता हूँ कि बंदे की किस्मत भी तो उसमें प्ले कर रही होती है। तो सर्जन फैक्टर, इंस्ट्रूमेंट फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर और पेशेंट फैक्टर, ये सारे अफेक्ट करते हैं आउटकम पे। अगर ये सारी चीज़ें फेवरेबल हैं तो उसका आउटकम अच्छा आना चाहिए। फिर डिपेंड करता है कि आपने सर्जरी कौन सी करनी है। तो आजकल चूँकि हम स्मॉल इंसिजन सर्जरी या फेक को बगैर टांके और टीके के सर्जरी करते हैं तो उसमें वो जो फैक्टर थे कि बड़े वूंड के और उसमें टीका लगाने के और बेहोश करने के, वो फैक्टर तो निकल गए। फिर भी जब हम सर्जरी करते हैं अगर किसी ने टीका लगाया तो पेशेंट को एलर्जी हो सकती है, टेबल पे उसका कोई प्रॉब्लम हो सकता है, टीका गलत जगह पे लग सकता है, उसकी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, या पेशेंट फोबिक है कि बंदा डर रहा है, आपने उसको टीका लगाया और वो डर की वजह से उसको कोई मसला हो जाए, वो हिल जाए या कुछ हो जाए, ये फैक्टर है। ये जो पेशेंट से रिलेटेड ऑन द टेबल फैक्टर है। उसके बाद ये है कि आपने सर्जरी की और सर्जरी के दौरान आपने स्टार्ट की, कुछ चीज़ें उसमें कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। आपने रेक्सेस की, यानी सर्जरी के स्टार्ट में जो हम कैप्सूल काटते हैं वो बड़ा छोटा हो गया, कुछ हो गया, अब हम फेको करने लगे हैं तो उसका जो कैटरेक्ट है या न्यूक्लियस है वो ड्रॉप हो गया, या आपने सक्सेसफुली कर लिया, कोई ब्लड का क्लॉट अंदर चला गया, या कोई मेडिसिन या कोई ऐसी चीज़ आँख के अंदर चली गई, आँख ओपन थी और आप सर्जरी कर रहे थे, या आपने सर्जरी सक्सेसफुल कर ली है, आपने कैटरेक्ट उसकी वॉश कर ली है फेको से, उसके बाद आप लेंस डालने लगे, कोई मसला हुआ, लेंस ड्रॉप हो सकता है आँख के अंदर या हेमरेज हो सकता है। ये वो फैक्टर हैं जो पेशेंट के टेबल पे हो रहे हैं। अगले दिन पेशेंट वार्ड में आता है तो इसको हम कहते हैं कि अर्ली कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है। अगर बड़ा वुंड था तो आइरिस प्रोलैप्स कर सकती है, वुंड गैप हो सकता है, लेंस डिस्प्लेस हो सकता है अगले दिन, या जो सबसे कॉमन और सबसे डेंजरस चीज़ है एंडोथर्मेटस हो सकती है, एक्यूट एंडोथर्मेटस जिसको कहते हैं, क्योंकि आँख का जो अंदर की चीज़ें हैं, जो विट्रियस है, ये नोर की झिल्ली है, ये बैक्टीरिया के लिए बेहतरीन कल्चर मीडिया है। तो इसलिए अगर प्रिपरेशन में कहीं भी हमने सुस्ती की है तो उसको इन्फेक्शन हो सकता है। और ये आपने बल्क ऑफ सर्जरीज की हैं और आपकी स्टेरिलाइजेशन उसमें कंप्रोमाइज़ हो गई है तो एंडोथर्मेटस हो सकती है। ये वो चीज़ें हैं जो अर्ली उसके पेशेंट वार्ड में गया उसमें 1-2 दिनों में हो सकती हैं। तो पेशेंट को पेन होगी, आँख रेड होगी और डिक्रीज विजन शुरू हो जाती है। फिर है कि कुछ नहीं हुआ, आपने पेशेंट को घर भेज दिया तो उसके बाद लेट कॉम्प्लिकेशन है। लेट में भी एंडोथर्मेटस हो सकती है जिसको हम कहते हैं कि क्रोनिक एंडोथर्मेटस या लेट ऑनसेट एंडोथर्मेटस हो सकती है, और वुंड गैप हो सकता है और पेशेंट को ज़्यादा नंबर लग सकता है। अगर आपने IOL की पूरी कैलकुलेशन नहीं की है तो IOL का जो साइज़ है या उसकी पावर है उसका अफेक्ट हो सकता है और उस अफेक्ट से पेशेंट को बड़ी या छोटी ऐनक लग सकती है।
उसके बाद भी अगर कहीं कोई प्रॉब्लम था ड्यूरिंग सर्जरी तो उसका न्यूक्लियस ड्रॉप हो, उसका लेंस ड्रॉप हो सकता है और वुंड गैप हो सकता है। पेशेंट ने कोई ज़्यादा मूवमेंट की, वेट लिफ्टिंग या खांसी या कोई स्नीजिंग जोर से हुई, उसमें भी एरस प्रोलैप्स या वुंड गैप हो सकता है। और क्रोनिक एंडोथर्माइटिस तो लेट में भी आ सकती है। सिस्टाइड मैकुलर एडीमा जिसको हम कहते हैं कि नूर के पर्दे पे कोई इफेक्ट आ सकता है, जैसे पानी की थैलियाँ बन सकती हैं और पेशेंट को एक अनयूजुअल स्टिग्मेटिज्म या सिलेंडर वाला नंबर लग सकता है। तो ये सारी चंद चीज़ें हमने इसलिए गिनाई हैं कि जो पेशेंट सर्जरी करवाता है वो ये ना समझे कि मैं 100% सर्टिफाइड हूँ और मैं 100% रिकवर करूँगा। तो 100% नहीं तो किसी हद तक पेशेंट रिकवर करता है, लेकिन ये किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, आपकी प्रॉपर मैनेजमेंट, प्रॉपर हिस्ट्री और पेशेंट की कंट्रोल और डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, पेशेंट की दूसरी आंख का इन्फेक्शन भी, अगर दूसरी आंख का इन्फेक्शन है इसमें भी हो सकता है, अगर इसमें थोड़ा बहुत है, विषाक्त लैशेस पे है, कंजक्टिवा पे है, इसमें भी हो सकता है। तो पेशेंट फैक्टर, इंस्ट्रूमेंट फैक्टर, सर्जन फैक्टर और इन्वायरमेंटल फैक्टर, और एट द एंड मैं हमेशा कहता हूँ कि पेशेंट की अपनी किस्मत। और जो एक नॉर्मल आई है उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये अल्लाह ही है जो उसको शफा देता है और अल्लाह से शफा की दुआ करते रहना चाहिए। तो ये वो चीज़ें हैं जो हम इसको समराइज़ कर रहे थे कैटरेक्ट सर्जरी के बाद के। ठीक है, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।